रहते नेता आदरणीय राहुल गांधी जी। हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी पहुंच रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत करिए। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी। आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। आप सब जो देश के कोने कोने से यहां पर दलित विभाग के, आदिवासी विभाग के, अल्पसंख्यक विभाग के और पिछड़ा विभाग के जो भी साथी यहां पर आए हैं, हम आप सबका स्वागत करते हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी अपनी जगह ले रहे हैं, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी अपनी जगह ले रहे हैं। सभी साथियों से निवेदन कि प्लीज व्यवस्था थोड़ी सी बना के रखिए। जो पीछे साथी खड़े हैं सबसे निवेदन कि आगे की तरफ आ जाएं। मंच पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी जो हम सब लोगों के जननायक हैं, केसी वेणुगोपाल जी, आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव जी, हमारे बीच में तेलंगाना के मुख्यमंत्री आदरणीय रेवंत रेड्डी जी, हमारे डिप्टी सीएम भट्टी जी, नासिर हुसैन जी, अलका जी, हमारे ओबीसी के चेयरमैन कैप्टन अजय यादव जी, काजी निजामुद्दीन साहब जो हमारे इंचार्ज हैं नए नवनियुक्त दिल्ली के, गुरदीप सप्पल जी, मैं आप सब लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। हाथ उठा के बोलना है जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर राजू जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की सरकार ने आज पार्लियामेंट हाउस में संविधान दिवस पर फंक्शन कराया। ये हिंदुस्तान का संविधान है। मैं आपको गारंटी देकर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने इस किताब को नहीं पढ़ा है, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी जी ने ये किताब पढ़ी होती तो वो जो रोज करते हैं वो नहीं करते। ये इसको हम संविधान कहते हैं और इसको किताब का फॉर्म दे रखा है, मगर ये एक किताब नहीं है। ये हिंदुस्तान की हजारों साल की सोच है और 21वीं सदी में हिंदुस्तान की जो
कहो सोशल एम्पावरमेंट की जो सोच है, अंबेडकर जी की, फूले जी की, बुद्ध भगवान की, गांधी जी की, वो इसके अंदर है। आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, केरला में नारायण गुरु जी, कर्नाटक में बसवना जी, फूले जी, शिवाजी महाराज, हर स्टेट में आपको ऐसे 2-3 नाम मिलेंगे जिनकी सोच इस किताब में आपको मिलेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसमें सावरकर जी की आवाज है क्या? इसमें कहीं लिखा है कि हिंसा का प्रयोग करना चाहिए? इसमें कहीं लिखा है कि किसी व्यक्ति को मारना चाहिए, डराना चाहिए, काटना चाहिए? कहीं लिखा है इस किताब में? इस किताब में लिखा है कि झूठ का प्रयोग कर कर सरकार चलानी चाहिए? मुझे दिखा दो कहां लिखा है इसमें। तो यह सत्य और अहिंसा की किताब है। सिंपल सी बात है, यह हिंदुस्तान का सत्य है और यह अहिंसा का रास्ता दिखाता है। कुछ दिन पहले तेलंगाना में हमने कास्ट सेंसस का काम शुरू किया। और वो ब्यूरोक्रेटिक एक्सरसाइज नहीं है। पहली बार कास्ट सेंसस को तेलंगाना में जनता की एक्सरसाइज बना दिया गया है। जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो बंद कमरे में 10-15 लोग नहीं चुन रहे हैं, वो लाखों लोग, उसमें दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग, गरीब जनरल कास्ट के लोग, माइनॉरिटी के लोग, सब लोग हैं। और तेलंगाना की जनता ने सेंसस डिजाइन किया है। ऐतिहासिक कदम है। और जो हम तेलंगाना में कर रहे हैं, जहां भी हमारी सरकार आएगी, जिस स्टेट में, चाहे कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, और आने वाले समय में जहां भी हमारी सरकार आएगी, हम उसी प्रकार से जाति जनगणना को करेंगे। आएंगे, वहां भी आएंगे। जाति जनगणना क्यों? क्योंकि अगर हमें हिंदुस्तान के पॉपुलेशन को देखें तो पूरा देश जानता है कि 15% दलित आबादी है, 8% आदिवासी हैं, तकरीबन 15% माइनॉरिटीज हैं। मगर पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं कोई नहीं जानता। लोग कहते हैं कि पिछड़े वर्ग के तकरीबन 50% हैं, कोई कहता है 55 हैं, अलग अलग स्टेट्स में अलग है। मगर पिछड़ा वर्ग 50% से कम नहीं है। कितना है कोई नहीं जानता है। तो अगर आप जोड़ लें, 50% पिछड़ा वर्ग हो गया, 15% दलित, तकरीबन 8% आदिवासी, 15% माइनॉरिटी, तो तकरीबन 90% हिंदुस्तान की आबादी इन वर्गों में से आती है। उसमें आप 5%
ऐसे ही होता है। मैं आपको बताता हूं, जो भी इस देश में 3000 साल से जो भी दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, गरीबों की बात करता है, उसका माइक ऑफ हो जाता है। माइक ऑफ हो जाता है। आपने देखा होगा, मुझे कहा, जब माइक ऑफ हो गया तो मुझे कहा, काफी लोग आए और उन्होंने कहा जाके बैठ जाइए। मैंने कहा मैं नहीं बैठूंगा, मैं ये खड़ा रहूंगा, मुझे नहीं बैठना। माइक जितना ऑफ करना है करो, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। यहां रोहित वेमुला जी की फोटो है पीछे, यहां पे ये बोलना चाहते थे, इनकी आवाज छीन ली गई। और हर रोज हिंदुस्तान में आदिवासी युवा, दलित युवा, पिछड़े वर्ग का युवा सपना देखता है, मैं इंजीनियर बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, मैं लॉयर बनूं, मैं मीडिया में जाऊं, मैं आईएएस ऑफिसर बनूं। मगर सच्चाई यह है कि इस देश का पूरा सिस्टम पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के खिलाफ खड़ा हुआ है। यह सच्चाई है, क्योंकि अगर नहीं होता तो मीडिया में हमें ओबीसी वर्ग के, दलित वर्ग के, पिछड़े वर्ग के युवा दिखते, एंकर दिखते, मालिक दिखते। 200 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अदानी जी, अंबानी जी, टाटा, बिरला। इन कंपनीज में दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग हमें मैनेजमेंट में दिखते, मालिकों की लिस्ट में दिखते। मगर नहीं, आपको हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों की मालिकों की लिस्ट में एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक पिछड़े वर्ग का नहीं मिलेगा। ये सच्चाई है। तो आपको कहा जाता है, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को कहा जाता है कि यह देश आपका है, इस देश में आपकी भागीदारी है, इस देश में आपकी प्रगति हो सकती है। मगर अगर हम डेटा को देखें तो यह बिल्कुल झूठ साबित होता है। डेटा दिखाता है कि 90 लोग हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, बजट बांटते हैं। 90 में से 3 दलित, 3 ओबीसी, 1 आदिवासी। 100 रुपए में से 5 रुपए ओबीसी वर्ग निर्णय लेता है। 100 में से 5, आपकी आबादी 50%, भागीदारी 100 में से 5। दलित भागीदारी 15%, आबादी 15%, भागीदारी 100 रुपए में से 1 रुपया। आदिवासी 8% आबादी, भागीदारी 100 रुपए में से 10 पैसा। आपके सामने दीवार खड़ी हुई है और आप जानते हो, और आप इस बात को गहराई से समझते हो। समझते हो नहीं समझते हो? यस सर, समझते हो ना ठीक से कि आपके सामने दीवार खड़ी है और उस दीवार को नरेंद्र मोदी और आरएसएस मजबूत करते जा रहे हैं। जहां भी उनकी अपॉर्चुनिटी, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो दीवार में सीमेंट डाल देते हैं। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, उसको निकाल दिया। सारा का सारा प्राइवेटाइज कर दिया, दीवार मजबूत की। पहले सरकारी स्कूल हुआ करते थे, सरकारी अस्पताल हुआ करते थे,
सारे के सारे हटा दिए। आज दलित को, आदिवासी को, पिछड़े वर्ग के किसान को कोई भी इलाज की जरूरत हो, लाखों रुपए आपके जेब में से निकलते हैं। निकलते नहीं निकलते? और कहां जाते हैं? आपकी जेब में जाते हैं क्या? पिछड़ों की जेब में जाते हैं? दलितों की जेब में जाते हैं? आदिवासियों की जेब में जाते हैं? नहीं, 25 अरबपतियों की जेब में जाते हैं। उन 25 अरबपतियों में मुझे दलित नाम बता दो, आदिवासी नाम बता दो, पिछड़े वर्ग का नाम बता दो। मैं खड़ा हूं, बता दो, एक नाम बता दो। अदानी आदिवासी है क्या? दलित है, पिछड़े वर्ग का है। अंबानी आदिवासी है क्या? दलित है, पिछड़े वर्ग का है। टाटा, बिरला, ये आदिवासी हैं, दलित है, पिछड़े वर्ग के को नहीं। तो सारा का सारा आपका धन आपके जेब में से निकालकर उनके ओर जा रहा है। और उसमें मैं कहना चाहता हूं 5%, 7% बेचारे जनरल कास्ट के गरीब लोग भी शामिल हैं। उनको भी कुछ नहीं मिलता। खोखले सपने दिए जाते हैं। 24 घंटा मैं 20 साल से देख रहा हूं, 24 घंटा आपको बताया जाता है कि आपको जगह है, आपकी जगह है, आपको जगह मिलेगी, मगर नहीं। और हो क्या रहा है? आस्ते आस्ते दीवार मजबूत होती जा रही है। पहले यूपीए की सरकार थी, मनरेगा दिया, जमीन का अधिकार दिया, भोजन का अधिकार दिया, पैसा कानून दिया। वो दीवार को कमजोर करने के तरीके थे। आज मैं देखता हूं तो मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार से हमें दीवार को कमजोर करना था, हमने नहीं किया। यूपीए सरकार ने नहीं किया। जिस मजबूती से हमने करना था, हमने नहीं किया। मगर हम दीवार को तोड़ने की कोशिश करते थे। ये दीवार में सीमेंट डाल रहे हैं, कंक्रीट डाल रहे हैं, फाउंडेशन दे रहे हैं दीवार का। इसीलिए जाति जनगणना की जरूरत है। जाति जनगणना से आप सबको पता लग जाएगा, मीडिया में हमारे कितने लोग, कॉर्पोरेट इंडिया में कितने लोग, कोर्ट में कितने लोग, जुडिशरी में कितने, प्राइवेट अस्पताल हमारे कितने, प्राइवेट कॉलेजेस हमारे कितने। और अभी कहा गया कि ये एक्सरे है। एक्सरे पहला कदम है। सबसे पहले ही पता लगाना है कि सिचुएशन कैसी है, क्या है। हमें मालूम है कि दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को दर्द हो रहा है, वो दिख रहा है, सबको दिख रहा है। तो सबसे पहले पता लगाना है फ्रैक्चर कहां है, चोट कहां लगी है, कंपाउंड फ्रैक्चर है, सिंपल फ्रैक्चर, ये पहले लगाना पता। और उसके बाद जाति जनगणना से डेटा मिलेगा। 21वीं सदी है। जो पहले तेल को ब्लैक गोल्ड कहा जाता था, 21वीं सदी का तेल डेटा है। और हम दलितों के बारे में, आदिवासियों के बारे में, पिछड़े वर्ग के बारे में डेटा चाहते हैं। और जिस दिन हमारी सरकार के हाथ में ये डेटा आ जाएगा, उस दिन पूरा का पूरा जो विकास का पैराडाइम है, विकास को करने का तरीका है, विकास के बारे में सोचने का तरीका है, वो बिल्कुल बदल जाएगा। ये विकास की जो सोच है, कि जो अप्रोच है, उसका फाउंडेशन बनेगा। तेलंगाना में हमने काम शुरू कर दिया है। और आप देखना, जब तेलंगाना में रिजल्ट आएंगे, जाति जनगणना का रिजल्ट आएंगे, तो हमारी पॉलिसी जाति जनगणना के डेटा के बेसिस पे बनेगी। और इससे बीजेपी डरती है। बीजेपी चाहती है कि 4-5% लोग अरबपति और 4-5% लोग हिंदुस्तान को कंट्रोल में रखें।
और ये जो इन्होंने कंट्रोल कर रखा है, जो इसको ये खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इस कंट्रोल को तोड़ने के दो तरीके हैं। एक जाति जनगणना और दूसरा रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा करना। तो इसमें हम लगे हुए हैं। तेलंगाना में हमने किया, कर्नाटक में किया, और जहां भी हमारी सरकार आएगी हम दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, गरीब, जनरल कास्ट, माइनॉरिटीज का डेटा निकालेंगे और पता लगाएंगे कि विकास में उनकी क्या हिस्सेदारी है, हिंदुस्तान के फ्यूचर में उनकी क्या भागीदारी है, क्या भागीदारी होनी चाहिए। ये हमारा लक्ष्य। और मैं आपको बता रहा हूं, बीजेपी कुछ भी कर ले, आरएसएस कुछ भी कर ले, जाति जनगणना और 50% का जो रिजर्वेशन का बैरियर है, इन दोनों को हम खत्म करके देंगे नेशनल लेवल पे। मैं आपको कह रहा हूं, मैंने लोकसभा में कहा है, मैंने वायदा किया है, वहां पे इस कॉन्स्टिट्यूशन पे वायदा किया है कि जाति जनगणना को हम इसी लोकसभा में पास करके दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि हम ये जो संविधान है, इसकी सोच की रक्षा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो इसमें लिखा है कि हिंदुस्तान के सब लोग एक समान हैं, वन मैन वन वोट, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, उसके लिए हम लड़ रहे हैं और ये काम हम पूरा करके आपको देंगे। मैं चाहता हूं, यहां आपने मीटिंग की, मैं चाहता हूं कि जाति जनगणना का जो मैसेज है और 50% रिजर्वेशन का जो मैसेज है, आप सब हिंदुस्तान के गांव-गांव में, हर शहर में, हर सड़क में आप जाके फैलाओ। जहां भी आप जाओ, आपका एक ही मैसेज होना चाहिए, इस देश में 90% लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, रोज हो रहा है, हर रोज हो रहा है, हर मिनट हो रहा है। और अन्याय को खत्म करने का तरीका जाति जनगणना और रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ाना है। धन्यवाद। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे नेता, हमारे लीडर, मजबूत आवाज इस देश के अंदर, जिनकी आवाज से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस भी कपकपाती है, आदरणीय कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत किया जाए। धन्यवाद। आज के इस संविधान सभा में जो आपने आयोजित किया है और इस मंच पर बैठे हुए हमारे अपोजिशन पार्टी के नेता और हम सबके चाहते राहुल गांधी जी, मंच पर बैठे हुए वेणुगोपाल जी, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जी, मल्लू विक्रमा भट्टी जी, नासिर हुसैन, काजी निजामुद्दीन, देवेंद्र यादव जी, हमारे पीसीसी के अध्यक्ष गुरदीप सप्पल, के राजू जी, राजेश लिलोटिया, इमरान प्रतापगढ़ी, कैप्टन अजय यादव, चेयरपर्सन ओबीसी
और शिवाजीराव मोंगे, चेयरपर्सन एसटी डिपार्टमेंट। इतने सारे लोग मंच पर बैठे हैं और इस काम के लिए वो रात दिन संविधान रक्षक अभियान के कार्यक्रम में वो अपना योगदान दे रहे हैं। साथियों, ये संविधान यूं ही ऐसा नहीं बना। मैं आपको चंद बातें संविधान के बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा समय लगेगा, इसीलिए पहले तो हम जानना पड़ेगा कितनी मेहनत संविधान बनाने के लिए, तैयार करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना समय दिया और इसको बनाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने किस ढंग से उन्होंने अपना योगदान दिया। ये समझना इसलिए जरूरी है कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि संविधान बड़े आसानी से बना है। संविधान आसानी से नहीं बना। संविधान एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग थे वो रात दिन चर्चा करके हर क्लॉज बाय क्लॉज उसके ऊपर चर्चा करने के बाद बाबा साहब अंबेडकर हर क्लॉज का उत्तर देते गए, तब यह संविधान अच्छा बना। लेकिन इतने अच्छे बनने के बाद चंद लोग संविधान की तारीफ तो करते हैं और संविधान की तारीफ ऊपर करते हैं, उसको नमन करते हैं और इतनी भाव भक्ति बाहर दिखाते हैं, उतना ही संविधान को वो अंदर से काट दे रहे हैं। कि 18वीं लोकसभा का चुनाव संविधान को बचाने के लिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चला और सबसे कामयाबी हमको जो मिली इस संविधान बचाने के लिए, उनका एक भारत जोड़ो यात्रा और दूसरा लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी एससी, एसटीज, बैकवर्ड्स, माइनॉरिटीज, इंटेलेक्चुअल्स, ये सब आगे आ गए हैं। इसीलिए हम मोदी जी को रोक पाए, नहीं तो मोदी जी डिक्टेटर बनते थे। आज उनको मेजॉरिटी नहीं है, वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है आज की। एक टांग उन्होंने टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की लगा ली है, एक टांग उन्होंने हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर, क्या नाम, तो उनकी टांग लगा लिए है। ये दोनों टांग लगा लेके चल रहे हैं मोदी जी। उसमें से एक टांग कोई खींच लिया तो एक गिर जाते हैं, सरकार गिर जाती है। और मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आप लोगों ने मिलकर डट के मुकाबला किया, इसीलिए मोदी की सरकार अपने पैर पे खड़े होके नहीं बनी। ये बहुत बड़ा देन इस देश के लोगों का है। अगर उनको 300 पार, 400 पार, ये जो कहते थे, अरे भाई 400 तो छोड़ो,
आपको कुल मिले हैं 240। अगर हमारे लोग और थोड़ा धक्का लगा देते तो उन्होंने 200 के नीचे ही आते थे और आज सरकार नहीं बनती थी। लेकिन ये लोग हमको डराते हैं। जिनको संविधान का फायदा हुआ, जिनको संविधान से सब कुछ मिला, वो लोग हमको ये कहते हैं सब कुछ हमने बनाया, और सुबह शाम तक देश का काम करने का छोड़ के ये गांधी फैमिली, वो गांधी फैमिली के कोई लोग 1989 से कोई चीफ मिनिस्टर बना, कोई प्रधानमंत्री बना, कोई मिनिस्टर बना, कुछ भी नहीं, फिर भी उनको गालियां देते हैं। ये कमजोरी बीजेपी की है, ये कमजोरी मोदी की है। उनके पास वो इतना डरते हैं गांधी का नाम लेते ही, क्योंकि राहुल गांधी जी जो है वो बोलते हैं। इसीलिए आज और एक डर उनमें पैदा हुआ, वो है जातीय जनगणना। जाति जनगणना अगर हुआ तो सब लोग अपना अपना हिस्सा मांगेंगे, तब मोदी जी परेशान होके फिर अहमदाबाद चले जाएंगे। तो भाइयों, संविधान इतनी मजबूत बनी, इसको कोई फिलहाल छेड़छाड़ नहीं कर सकता, और अगर कोई छूने गया तो निश्चित रूप से वो कहीं अधिकार में भी नहीं रहेंगे, वो लोगों से दूर हो जाएंगे। और संविधान सभा ने इतनी मजबूती के साथ ये संविधान बनाई, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय, मानवीय गरिमा, लोकतंत्र के मूल्य है। वे आजादी के लड़ाई में लड़ रहे थे। आज जो संविधान कमजोर कर रहे हैं, इनके पुरखे अंग्रेजी पुलिस के इन्फॉर्मर थे। ये लड़ाई तो नहीं लड़े, आजादी की लड़ाई नहीं लड़े, ये सिर्फ सरकारी नौकरी ढूंढते हुए फिर रहे थे। सब वही ठीक है भाई, मैं मेरी भाषा में बोल रहा हूं, तुम तुम्हारी भाषा में बोल रहे हो, तो फिर रहे थे। कोई क्लर्क की नौकरी ढूंढ रहा था, कोई पुलिस की नौकरी ढूंढ रहा था, चंद लोग आर्मी में जाकर वहां पर वो लोग ब्रिटिश को मदद करना चाहते थे। तो इनका काम सिर्फ ब्रिटिश को मदद करना था, और कांग्रेस के लोगों को देश के आजादी के लिए लड़ते हुए रास्ते पे उतरे थे। यह हमारा देन है, यह हम आजादी के लिए लड़े और आजादी हासिल की। और जो आदमी आजादी के लिए लड़ा, उसके ऊपर गोली चलाने वाले कौन है? महात्मा गांधी जी के सीने में गोली मारने वाले लोग कौन हैं? अरे ये लोग, और ये लोग बोलते हैं कि संविधान को नमन करते हैं और हमने आजादी, एकता, क्या क्या की भाषा बोलते हैं। अरे भाई, अगर आप सही देश में एकता चाहते हैं तो आप मिल के काम करो, प्रेम से काम करो, नफरत छोड़ो। जैसा कि राहुल जी ने कहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, अरे वो करो।
लेकिन मोदी जी हमेशा नफरत फैलाने की बात करते हैं और दूसरों को कहते हैं कि कांग्रेस वाले ये नफरत फैलाते हैं, कांग्रेस वाले एकता नहीं चाहते। अरे हम तो देश को एक बनाने के लिए ही संविधान बनाया, सबको समान हक देने के लिए एक संविधान बनाया। एक जमाने में ये लोग अपना स्त्रियों को, महिलाओं को वोटिंग अधिकार देना नहीं चाहते थे। और आप अगर मनुस्मृति पढ़ेंगे उसमें शूद्र और महिला को कोई अधिकार नहीं था और बोलते थे अरे वो तो तांडन के अवतारी है, क्या है ऐसा, ये बोलते थे, उनको नहीं देते थे। लेकिन संविधान महिलाओं को अधिकार दिया, 18 साल के ऊपर के बच्चों को अधिकार दिया और सब लोगों को अडल्ट फ्रेंचाइज का हक देकर आज इस देश का आजादी और देश का जो आज ये बना, सरकार बना है, इस तत्वों के ऊपर बना है, सबको साथ लेके बना है। इनके स्लोगन सिर्फ 2 है, सबका साथ, सबका विकास, बाकियों का सत्यानाश। हाँ, क्योंकि अरे महिलाओं को वोट हम दे रहे हैं और तुम 3000-4000 साल के बाद अगर करते हो उसमें तो कुछ नहीं है, ना शूद्र को नहीं है, ना बैकवर्ड को नहीं है, ना महिला को नहीं है, फिर ये कैसी समानता तुम्हारी थी। और जब मैं पार्लियामेंट में बहुत सी बातें सुनता हूँ और बाहर भी जब सुनता हूँ, समानता की बात करते हैं, देश को एक रखना है, क्या हम तोड़ना चाहते हैं? अरे देश को एक रखने के लिए तो इंदिरा गांधी जी अपनी जान दी क्या नहीं? हमारे राजीव गांधी जी, उनका कुर्बानी हुआ, उन्होंने जान दिया कई के लिए, देश एक रखने के लिए। और आपके पास कौन दिया? आपके बीजेपी में और आपके जो लोग हैं आरएसएस के, ये लोग देश के लिए इनकी कुछ देर नहीं है और देश के लिए इनके घर में एक छोटा सा कोई, मैं अगर बोलूं तो वही बहुत बड़ा बात हो जाएगा, कोई मरा भी नहीं है, देश के लिए कोई मरा नहीं है। अरे यहां तो लाखों लोग सड़क पर आकर गोलियां खाए, अपना घर छोड़े, बीवी बच्चों को छोड़ के आकर आजादी के लिए लड़े, और आप जो कुर्सी पे बैठे ना, वो हमारी देन है, हम और हमारे संविधान की। और हमको ये बोलते हो कि क्या किया कांग्रेस ने, पहले 70 साल में क्या किया बोलते थे, हम छोड़ दिए, 55 साल में क्या किए ये बात बोलते हैं। अरे हमने तो बहुत कुछ किया, तुम आए लूट के खा रहे हो, अदानी अंबानी ऐसे लोगों को दे रहे हो, और ये लोग कभी देश के लिए सोचे नहीं, सिर्फ मोदी उनके लिए सोचे, मोदी उनके लिए सोचे, उन्होंने मोदी के लिए सोचे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि परसों के चुनाव में अदानी का बहुत बड़ा हाथ था महाराष्ट्र में उधर, क्योंकि संपत्ति इतनी जमाई उन्होंने, जमाई बोलने के बजाय मैं ये बोलूंगा, संपत्ति मोदी जी ने उनको इतना दिया है, वो उसको हजम नहीं हो रहा, वो इलेक्शन में बांट रहा है बीजेपी की तरफ से। इसीलिए भाइयों, इनको कोई
कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज नहीं, ये इनके पास इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी नहीं है, फेडरल कैरेक्टर नहीं है, और जो भी कुछ संविधान में बाबा साहब ने किया और जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबरों ने किया, वो एक एक करके तोड़ रहे हैं। मैं एक बात बताता हूं, सब लोग मानते हैं, मैं ये कहने में थोड़े वैचारिक डिफरेंसेस हो सकते हैं, फिर भी उस वक्त डॉक्टर राधाकृष्णन ने एक बात की, क्या की, मैं इसको जरा पढ़ के बता दूं। संविधान को इस महान देश में बसने वाले सभी समुदाय के अधिकारों का सम्मान करना होगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, राजा हो या किसान। हमारी वंश परंपरा प्रमाणित करती है कि हमारी राष्ट्रीयता एक है, जीवन पद्धति एक है, हमारी एक ही संस्कृति है जो हिंदू मुसलमानों दोनों में ही है। उसी तरह जिस तरह गंगा का जल और हिमालय की बर्फ इस देश में घुली है, सम्राट अशोक ने अपने राज्य को भिन्न भिन्न धर्म और जाति में बटा देखा, तो उन्होंने कहा था अशोक ने कि समवाय एवं साधु का आदेश दिया, यानी एकता ही सर्वोत्तम वस्तु है। ये सम्राट अशोक ने दिया, पटना से लेकर अपने कई देशों अफगानिस्तान तक सब जगह। और ये लोग एक है तो सेफ है, और दूसरा कोई बोलता है कि क्या बोलता है भाई, एक तोड़ना, बटेंगे तो कटेंगे। किसके लिए भाई, कौन बांट रहा है देश? अरे देश के लिए तो हम लोग तैयार हैं, और यहां तो एकता को काटने वाले बांटने वाले आप लोग हो, हम नहीं। हर जगह जाना, ऐसे भड़कीले भाषण करना, लोगों को मिसगाइड करना और धर्म के नाम पर वोट की बात करते हैं। लेकिन हम सिर्फ संविधान की बात करते हैं। संविधान बचा, लोकतंत्र बचा तो सब लोग बचते हैं, सिर्फ आपके कहने से नहीं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी, मैं दो कोटेशन उनका बोलता हूं, एक यहां है और एक दूसरा आएगा। उन्होंने कहा, यदि राजनीतिक दल अपने पंथ को देश के ऊपर रखेंगे तो हमारा स्वतंत्रता एक बार फिर खतरे में पड़ जाएगी। समझे? यदि राजनीतिक दल अपने पंथ को देश से ऊपर रखेंगे तो हमारी स्वतंत्रता एक बार फिर खतरे में पड़ जाएगी और संभवतः हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हम सभी को इस संभाव्य घटना का दृढ़ निश्चय के साथ प्रतिकार करना चाहिए। ये बाबा साहब जो अछूत उनको कहते हैं, दलित कहते हैं, उन्होंने देश के बारे में ये बात बोली। अगर आप लोग ये स्वीकार करते हैं तो हमको पाठ मत पढ़ो, तुम खुद उसका आचरण करो। तो ये लोग कहते हैं, करते हैं ये, और बाबा साहब की तस्वीर तो आप लगा रहे हैं, जब जब जरूरत होती तब लगाते हैं, हमेशा नहीं लगाते। तो ये आपने जो जागरूकता अभियान चला रहे हैं, मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये कम से कम सबको पहुंचे, और खासकर ये दफ्तर में जो आज आरएसएस और बीजेपी लगा रहे हैं, और बाबा साहब को भी नमन करने का उनको याद आया है, तो इसका अर्थ है
कि आप जो उनका बाबा साहब का अभियान चला रहे, संविधान का अभियान चला रहे, इसकी वजह से वो अपना सर झुका के संविधान का नमस्कार कर रहे हैं। नहीं तो संविधान, बाबा साहब, उनको कुछ नहीं, सिर्फ गोलवलकर गुरुजी और आरएसएस इधर ही देखते थे वो लोग। लेकिन आज आपने झुकाया उनको, संविधान को नमन करने के लिए आपने सिखाया, इसलिए आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। ये मोमेंट के वजह से चल रहा है। और एक बात, संविधान के बारे में तो वो वहां यहां बोलते हैं, लेकिन जिस वक्त संविधान बनी और संविधान का अडॉप्शन हुआ, उस वक्त क्या कहा आरएसएस ने? संविधान वेस्टर्न सभ्यता के अनुसार है, इसे मनुस्मृति पर आधारित होना चाहिए। फिर एक बार पढ़ो। आरएसएस ने कहा था संविधान वेस्टर्न सभ्यता के अनुसार है, इसे मनुस्मृति पर आधारित होना चाहिए। ये लोग उस वक्त कहे। आज मुझे आजाद ताजुब लगा। मैं किसी भाषा का क्रिटिसाइज नहीं करता, हर भाषा के लिए हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन आज हमको और राहुल गांधी जी के हाथ में संस्कृत का कॉन्स्टिट्यूशन मिला। कॉन्स्टिट्यूशन संस्कृत में बना। अरे भाई, आपका मनुस्मृति तो यह कहता है कि अगर अछूत लोग, गरीब लोग, दलित लोग संस्कृत पढ़े या उसका उच्चारण किए, उनका जीव काटो। ये है क्या नहीं? आप देख लो, उनका जीव काटो। अगर सुने संस्कृत तो उसके कान में शीशा डालो गरम करके। अरे ये उसमें लिखा, वो लाके हमको बता रहे। अरे संविधान जो बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया है, सरल और सब कुछ समझने वाली, वो जनता के सामने रखो आप। हमारे डायस पे बैठे थे हम लोग, उसमें कितने लोगों को संस्कृत आता था मुझे मालूम नहीं। तो ऐसी चीजें लाते हो और ये लोगों को, और इसका आरएसएस के जो एक पेपर है ऑर्गेनाइजर, 30 नवंबर 1949 को अपने एडिटोरियल इसमें लिखा। क्या लिखा? संविधान आने के बाद यह लिखा, भारत के इस नए संविधान की सबसे बुरी बात यह है कि इसमें भारतीय कुछ भी नहीं है। अगर इसमें भारतीय कुछ भी नहीं है तो मोदी जी, आपके लोग ने जो कहा, तो आप से संविधान दिवस क्यों मना रहे हो? भारत के इस नए संविधान की सबसे बुरी बात यह है कि इसमें भारतीय कुछ भी नहीं है। प्राचीन भारत के अद्भुत संवैधानिक विकास के बारे में इसमें कोई जिक्र ही नहीं है। और ये मनुस्मृति के जो आज तक मनुस्मृति में दर्ज मनु के कानून दुनिया की प्रशंसा के कारण है, क्योंकि इनको मंदिर के बाहर रखो, घर के बाहर रखो, पानी पीने से दूर रखो, शिक्षण से वंचित करो, ये था। तो ये कहते हैं आरएसएस के लोग अपने ऑर्गेनाइजर पेपर में लिखते हैं, कानून दुनिया की प्रशंसा का कारण है और वे स्वयं स्फूर्तित, आज्ञाकारित और अनुरूपता पैदा करते हैं। हमारे संवैधानिक विशेषज्ञों के लिए ये सब निरर्थक है। तो जो संविधान का अपमान करते हुए
और मनुस्मृति का वो उसकी स्तुति करते हैं, क्या ये लोगों को मानना चाहिए? ये लोग ढोंगी है, इसी से बताता है। और बड़ी बड़ी भाषण तो करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, पर इसका खंडन क्यों नहीं करते? ये अच्छा नहीं है और आरएसएस को बोलना चाहिए हमारे लोग गलती किए। मैं इसमें हिस्सा नहीं लेता, मैं सिर्फ बाबा साहब अंबेडकर का भक्त हूं, उसी को मैं विश्वास में रखकर काम करूंगा। और मैं ये इसलिए बोलना पड़ रहा हमको कि बहुत से आजकल आदिवासी, दलित, पिछड़े उनके पीछे लगे। अरे भाई, छोटा मोटा कोई कंसेशन मिलता होगा, लेकिन अपने स्वाभिमान को बेचकर आप सिर्फ छोटे मोटे कंसेशन को उनके पीछे जाते हो। और उनकी मंशा ये है जो मैंने बताया। तो इसलिए दोस्तों, मैं जो कुछ हमारे संविधान में है, और संविधान की ये अपना रक्षा करना हमारा धर्म है, और उसमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये सारी चीजें हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब यहाँ इनके जमाने में 11 साल हुआ इनकी सरकार आके, ना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ना फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, सिर्फ काटो पाटो की बात ही करते हैं। और अछूतों का तो पूछो मत। कहीं मध्य प्रदेश में आदिवासी के मुंह में पेशाब करते हैं, कई स्त्रियों को रेप करते हैं, कहीं घोड़े पे अगर बारात निकली तो उसको उतार के खींच के मार देते हैं। और ये संविधान के रक्षक हैं, ये तो संविधान के भक्षक हैं, खत्म करना चाहते हैं। तो इसीलिए इनकी सोच है, वही सोच के मुताबिक काम करते, और ये संविधान के तहत ये काम नहीं करते। इसीलिए ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले, इनको हम पीछे ढकलना चाहिए और आगे हम सभी लोग एक होकर आगे बढ़ना चाहिए। अब तो ऐसा है, मैं इलेक्शन के बाद नहीं करता, लेकिन मैं एक बात करूंगा, वो जरूर करूंगा, और हमारे अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी भी इसको मानेंगे। अरे हमारा सब जितनी भी शक्ति लगा के एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं, वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो ईएम छोड़ दो, हमको ईएम पीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट, बस। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने हैं, वहां ले जाके रख लेने दो, हमको बस पेपर पे करो। और आपको मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है, कहां खड़े हो, उस वक्त आपको मालूम होगा। तो मैं ये अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए, सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले, वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए।
अब आखिरी 2-3 बातें मैं आपको कह के मैं खत्म करता हूं। 1-2-3 बातें इसलिए कहना पड़ रहा, आप बहुत से लोग जो संविधान बनाने वालों ने कैसा अपनी बात कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में रखे और उनके वजह से आज हमको जो हक मिला है तो वो सोचना जरूरी है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने ये कहा था, I came into the Constituent Assembly with no greater aspiration than to safeguard the interest of the scheduled caste, scheduled tribes. I had not the remotest idea that I would be called upon to undertake more responsible functions. I was therefore greatly surprised when the Assembly elected me to the drafting committee. ये बाबा साहब के वर्ड है। कौन इलेक्ट किए? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इलेक्ट किया, जिसमें कांग्रेस की बहुमत थी और कांग्रेस के वजह से बने। I was more than surprised when drafting committee elected me to be its chairman. There were in the drafting committee many competent people. I am grateful to the Constituent Assembly and the drafting committee for reposing in me so much trust and confidence and to have chosen me as their instrument and given me this opportunity of serving the country. ये बाबा साहब अंबेडकर ने बोला, वहाँ एक मेंबर के नाते वो जाना चाहते थे, लेकिन उनके विचारों को देखकर उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कांग्रेस ने बनाया। ये बोलना चाहिए, नहीं तो अकेले बाबा साहब अंबेडकर नहीं बनते थे। जो हम देवता उनको मानते हैं, वो देवता नहीं बन सकते थे, क्योंकि कांग्रेस ने सब कुछ मदद की और आज हमारा संविधान बना और संविधान के वजह से हम सब लोग यहाँ वहाँ उधर इधर बैठ रहे हैं। अब हो सकता है जैसा कि राहुल जी ने कहा कि बड़े बड़े हुद्दों पे तो हम नहीं हैं। अब बड़े बड़े हुद्दे कब मिलते हैं? जैसा इंदिरा गांधी जी की हुकूमत आएगी, जैसा हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की हुकूमत थी, वैसा अगर फिर से आएगा आपके नेतृत्व में, तब यह सब कुछ बनेगा, तब कुछ बनेगा। नहीं तो हम कहने से नहीं होने वाला है, इसको लाना पड़ता है और हम जरूर इसमें लाएंगे। और खास करके इस जो बातें मैं इसलिए रख रहा हूँ, आप लोगों को ये मालूम होने दो, ये बाबा साहब ने इसलिए बहुत सी बातें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में रखी और उन्होंने ओपनली ये बात कही और आगे उन्होंने कहा, द टास्क ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी would have been a very difficult one if this Constituent Assembly has been merely a motley crowd and tessellated pavement without cement, a black stone here and a white stone there, is which each member or each group was a law unto itself. There would be nothing but a chaos. This possibility मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि बाबा साहब ने कैसा एक्नॉलेज किया कांग्रेस ने जो मदद की और ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने में उन्होंने क्या कहा। This possibility of chaos was reduced to nil
by the existence of Congress party inside the assembly, which brought into its proceedings a sense of order and discipline. It is because of the discipline of Congress party that the drafting committee was able to pilot the constitution in the assembly with the sure knowledge as to the fate of each article and each amendment. The credit for the smooth sailing of the draft constitution in the assembly. मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं, चंद लोग बाबा साहब का कांग्रेस ने अपमान किया, बाबा साहब को सपोर्ट नहीं किया। अरे सपोर्ट अगर नहीं करते, बाबा साहब ये बात बोलते थे, बाबा साहब ये कहते थे, अपने मुंह से कहा है और ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के भाषण में कहा है, लेकिन हमारे लोग कोई काउंटर ही नहीं करते। मैं क्या बोलूं, काउंटर इसलिए नहीं करते, डर के करते नहीं। अरे तुम्हारे हकूक के लिए जिस इंसान ने अपना पूरा जिंदगी दिया, उन्होंने जो कहा उसके बारे में भी आप नहीं बोलते। और कांग्रेस पार्टी जो इतना कुछ करी, उनको भी आज लोग सबको एक गुमराह कर रही है। भाइयों, मैं ज़्यादा वक्त आपका लेना नहीं चाहता, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को इवन त्यागपत्र देने के बाद भी फिर उनको पार्लियामेंट में अगर किसी ने लाया, वो कांग्रेस ने लाया। डॉक्टर जयकुमार बॉम्बे के राज्यसभा मेंबर थे, उनको नेहरू जी ने कहा कि भाई डॉक्टर अंबेडकर को हमको इस सदन में लाना है, आप रिसिग्नेशन दो और आपके जगह पे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को लाएंगे। उन्होंने लाया और ये उन्होंने की। और आखिरी बात मैं कहता हूं, अरे भाई बैठो, और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं लास्ट में। ये बाबा साहब ने ही कहा था, हम 26 जनवरी 1950 को एक विरोधाभास पूर्ण जीवन में प्रवेश करेंगे। अगर हमने इसे ज्यादा वक्त तक नकारा तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को खतरे में डालेंगे। हमें जल्द से जल्द इन विरोधी तत्वों को हटाना है। कौन से विरोधी तत्व? ये मोदी के विरोधी तत्व, ये आरएसएस के विरोधी तत्व, ये बीजेपी के विरोधी तत्व। इसको हटाना है तो जल्द से जल्द संविधान में जो कुछ है उसको हम अनुष्ठान में लाना, तभी इस देश में जो असमानता है वो निकल सकती है। और इस राजनीतिक लोकतंत्र को उड़ा देंगे लोग अगर हमने नहीं किया तो, जिसका इस सभा ने इतनी मेहनत से निर्माण किया है। तो मैं आपको ये कहूँगा, ये लोग हमको बोलते हैं कि माइनॉरिटी का वो ये, भाई श्याम प्रसाद मुखर्जी खुद ही मुस्लिम लीग के सरकार में मंत्री रहे। उनके 3 लोग जो मुस्लिम लीग का एक सरकार बना, उसमें भी उनके 3 लोग थे बंगाल। और ये लोग अब हमको बोलते हैं जाति के ऊपर बांटने का। ये कभी नहीं होगा। और यहाँ धर्म के नाम से कोई कटेगा नहीं, कोई बटेगा नहीं। ये हम एक रहेंगे, एक होकर इस देश के हिफाजत के लिए हम लड़ेंगे। इसलिए मैं यही कहूँगा, संविधान अच्छा है, संविधान को सुरक्षित रखना चाहिए। और बाबा साहब खुद पहले भी बोले थे। और उसी के साथ हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, एक बात उन्होंने स्पष्ट किया था
क्या किया था? उन्होंने बोला भारत के विभिन्न समूहों, वर्गों और व्यक्तियों के बीच बड़ी असमानता है। ऊंचे तबके के लोगों को और नीचे लोगों में बहुत फर्क है। यदि हमें जनतंत्र स्थापित करना है तो इस फर्क को न केवल पाटना होगा बल्कि उसे बहुत कम करना होगा ताकि लोकतंत्र बचे। ये सारी चीजें हैं, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन उतना सब मैं इसी वक्त बोलना नहीं चाहता हूं क्योंकि बहुत देर तक मैं आपका समय लिया। माफी चाहता हूं और राहुल जी को भी मैं थोड़ा सताया क्योंकि इतने देर तक भाषण करके उन्होंने दूसरा में ये था। लेकिन मैं एक इतना ही कहूँगा कि आप सब लोग मिलके काम करो। मैं 2 स्लोगन दूंगा आपको। आप ये बोलना चाहिए, मैं बोलूंगा आवाज दो, तुम कहना हम एक है। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। जय हिंद, जय संविधान।